हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग समग्र सामान्य अध्ययन का रिवीजन कर रहे थे और ये आपके बीपीएससी यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 40 से 50 प्रश्न संभावना है कि इसी सीरीज से फंस जाए आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर टोटल फैक्चुअल चीजें, ठीक है, ये प्रीलिम्स फैक्ट की तरह है, फैक्चुअल चीजें रखी गई हैं जो आपके एग्जाम में बार बार हर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। उन सभी वन लाइनर फैक्ट्स को यहाँ पे शामिल किया गया है और ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो कथन कारण के रूप में भी आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सीरीज का चौथा और आखिरी पार्ट है, ठीक है। तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो लोग भी जा रहे हैं इस सीरीज का भरपूर फायदा उठाइए। अब रास्ते में जाते हुए सीरीज को सुनते जाइए और आपको बताया गया था कि आपके परीक्षा के पहले सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी, तो आपके परीक्षा के 2 दिन पहले ही आपको सारी सीरीज मिल गई है, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करिए अच्छे से। ट्रेन में जाते वक्त जब भी आप सफर कर रहे हैं या वहां पहुंच रहे हैं सेंटर पे, तब भी आप स्पीड डबल करके इसको सुन लेंगे तो आधे घंटे में हर जितनी सीरीज बनी है लगभग 1 घंटे की सीरीज बनी हुई है, ठीक है। 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट की सीरीज है। आप उनको स्पीड डबल करिए, सुनते जाइए। सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, आपको रिवीजन करना है, ये रिवीजन सीरीज है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। इसमें हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यूपी बिहार दोनों चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे यूपी के पश्चिमी बिहार को देख लेते हैं। नवाबगंज पश्चिमी बिहार किस जिले में है? उन्नाव जिले में है। लाख बहोसी पश्चिमी बिहार कन्नौज जिले में है। सांडी पश्चिमी बिहार कहाँ पे? हरदोई में है। समन पश्चिमी बिहार मैनपुरी में है। और उसके बाद देखें तो पटना पश्चिमी बिहार एटा जिले में है। बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर जिले में है। ओखला पश्चिमी बिहार गौतम बुद्ध नगर में है। विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ पे? महोबा में है। सुरहा ताल पश्चिमी बिहार बलिया जिले के अंतर्गत आता है। सुर सरोवर पश्चिमी बिहार आगरा में है, ठीक है। किथम झील सुर सरोवर पश्चिमी अभ्यारण्य या किथम झील को यहाँ पे देखा जाए आर्द्रभूमि में भी शामिल किया गया था, ठीक है। बेती पश्चिमी बिहार कहाँ पे? बेती पश्चिमी बिहार प्रतापगढ़ में। या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेती पश्चिमी बिहार इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों पर चर्चा कर ली। आगे देखें, फलों और सब्जियों के रंग कड़वापन का कारण। यहाँ पे हेडिंग ये हाईलाइट नहीं हो पाया था तो इसको आप हेडिंग समझिएगा, ठीक है। तो फलों तथा सब्जियों में रंग तथा उनके कड़वापन का जो कारण है वो जान लेते हैं। मूली का जो तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण? मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। लहसुन में गंध का कारण क्या है? इलाइसिन है लहसुन में गंध का कारण। पीपर की गंध का कारण क्या है? ओलियो रेसिन है। ओलियो रेसिन जो है वो पीपर में गंध का कारण है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण होता है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तिलहन के तेल का पीला रंग जो होता है वो कैरिटोनाइड्स के कारण होता है, कैरिटोनाइड्स के कारण होता है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है, ठीक। आगे देखें, सलजम का चरपराहट कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण होता है। सलजम का जो चरपराहट है वो किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण। गाजर का जो लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण होता है गाजर का लाल रंग। अब यहाँ पे नारंगी रंग और लाल रंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लाल रंग एंथोसाइनिन और नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, ठीक है। आप देखते हैं गाजर जो होता है 2 रंग का, एक लाल रंग का एक नारंगी रंग का। तो जो नारंगी रंग वो कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है, ठीक है। आगे देखें, पीपर में जो कड़वाहट है ओलियोमेसिन के कारण। यहाँ पे देखिए पीपर में जो कड़वाहट है वो मैंने पहले ही देख लिया, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप ऊपर वाला ही पढ़ लीजिए। पीपर का जो कड़वाहट है किसके कारण, ठीक। चलिए आगे देखें, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण बोर्ड। अब यहां से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। महत्वपूर्ण बोर्ड और वो कहां पर अवस्थित है, ठीक है। चाय बोर्ड कहां पर है? ये कोलकाता में है। जो चाय बोर्ड है वो कहां पे है? कोलकाता में है, ठीक। आगे देखें, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? गुंटूर में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक में है। रबड़ बोर्ड कोट्टयम में है, ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड कहां पे है? ये दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहां पे है? पुणे में है। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहां पे है? कोलकाता में है। ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? एक तरफ बोर्ड दे देगा और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय दे देगा। आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, तो आपको मैच करना होता है कि कौन सा बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है। और यहाँ पे एक तरफ बोर्ड दे रखा है, एक तरफ उसका मुख्यालय दे रखा है, इसको देख लीजिए ध्यान से। आगे देखें, कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र और वो क्षेत्र कहां पे हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो झरिया और कर्णपुरा ये कहां पे है? झरिया और कर्णपुरा ये झारखंड में है, ठीक है। ये दोनों कहां पे? झारखंड में है। झरिया और कर्णपुरा झारखंड में है। उसके बाद देखें,
कालाकोट, तो ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद उमरसार गुजरात में है, ठीक। पलान कहाँ पे है, ठीक, पलाना ये राजस्थान में है। बाहुर कहाँ पे है, बाहुर पौंडीचेरी में है, ठीक है। उसके बाद नीचा होम ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। फिर बरकला कहाँ पे है, केरल में है। माकुब कहाँ पे है, असम में है, ठीक। नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और नामचिक नामफुक ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। और झिलमिल कहाँ पे है, तो झिलमिल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ दे रखा है जो उत्पादक क्षेत्र है और एक तरफ दे रखा है किस राज्य में उनकी अवस्थिति है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो दोनों टॉपिक दे रखे हैं, ये पूरा टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला चीज क्या है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पे है, एक तरफ क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ राज्य दे रखा है। तो कुडनकुलम कहां पे है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद बात करें नरोरा, ये कहां पे है, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद कैगा की बात करें तो कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान में है। उसके बाद अगर हम बात करें काकरापारा, ये कहां पे, काकरापारा गुजरात में है। जैतापुर कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे एक तरफ क्षेत्र दे रखा है जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। और ये मैच द फॉलोइंग में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है प्रमुख ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कौन सी कहां पे अवस्थित है, ठीक है। एक तरफ ज्वालामुखी का नाम और दूसरी तरफ वो किस देश में अवस्थित है उसके बारे में दे रखा है। देखते हैं, मेयाना ज्वालामुखी कहां पे है, फिलीपींस में है। कटमई अलास्का यूएसए में है। इजफ जोला जोकुल, ठीक है, आइसलैंड में है। माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट सास्टा कहां पे, यूएसए में है। चिम्बराजो इक्वेडोर में है। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट ताल कहां पे, फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है। दैमबंद कहां पे है, तो दैमबंद जो है ईरान में है। कोह सुल्तान कहां पे, ईरान में है, ठीक है। तो ये एक तरफ प्रमुख ज्वालामुखी दे रखी है और एक तरफ वो कहां पे अवस्थित है ये दे रखा हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, मियाना फिलीपींस, कटमई अलास्का, इजाफा जोकुल आइसलैंड, माउंट रेनियर यूएसए, माउंट सस्टा यूएसए, चिम्बराजो इक्वेडोर, फ्यूजियामा जापान, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट पिंटुबो फिलीपींस और देमबंद ईरान, कोह सुल्तान ईरान। आगे देखें, माउंट पोपा कहां पे, म्यांमार में अवस्थित है। किलिमंजारो कहां पे, तंजानिया में अवस्थित है। ओजेस डेल सैलाडो अर्जेंटीना चिली के बीच में अवस्थित है, ठीक है। कोटोपैक्सी कहां पे, इक्वेडोर में है। और पोपो कैटपिटल मैक्सिको में है। मोनालोवा जो ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर अवस्थित है। माउंट कैमरून अफ्रीका में अवस्थित है। माउंट इरेबस कहां पे, रॉस अंटार्कटिका में अवस्थित है, ठीक। और ये माउंट इरेबस जो था अभी हाल ही में चर्चा में था स्वर्ण धूल के कारण, ठीक है, स्वर्ण धूल के कारण चर्चा में आया था माउंट इरेबस। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से माउंट इरेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में स्वर्ण धूल के कारण कौन सा ज्वालामुखी चर्चा में रहा, माउंट इरेबस। और ये रास आइलैंड अंटार्कटिका में पड़ता है। आगे देखें, माउंट एटिना कहां पे, सिसिली प्रायद्वीप इटली में अवस्थित है। माउंट पीली कहां पे है, तो ये मार्टिनिक द्वीप पर अवस्थित है। आगे देखें, हेक्ला व लाकी ये कहां पे है, हेक्ला व लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में है। विसुवियस कहां पे है, नेपल्स की खाड़ी, जो नेपल्स की खाड़ी है इटली में वहीं पर है विसुवियस ज्वालामुखी। तो यहाँ पे ये ज्वालामुखी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग वाले ही पूछे जाते हैं। एक तरफ ज्वालामुखी और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण संविधान की अनुसूचियां। अब संविधान की अनुसूचियां भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये भी मैच द फॉलोइंग में ही पूछे जाते हैं। देखते हैं पहली अनुसूची में क्या वर्णित है। तो पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहली अनुसूची में 28 राज्यों और भारत का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख किए गए। शपथ संबंधी उल्लेख जो शपथ और प्रतिज्ञान है वो तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। पांचवी और छठवीं अनुसूची आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवी अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो SC ST
के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। और 6वीं अनुसूची तो आपसे समझ लीजिए कि हर दूसरे साल पर पूछ लेता है एक बार, ठीक है। जो 6वीं अनुसूची है 2023, 22, 19, 20 सब में पूछा गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया। और पूछा कैसे जाता है, ठीक है, पूछ लेगा कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, ठीक है। और या तो ऐसे पूछ लेता कि 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रशासन का उल्लेख नहीं है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जगह मणिपुर दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पीवाईक्यू में ये हर दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है 6वीं अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं, 7वीं अनुसूची के बारे में जान ले। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है उसका उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। और जो 22 भाषाएं शामिल है इसी में भोजपुरी को शामिल करने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने निजी विधेयक पेश किया था संसद में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। आगे देखें 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, ठीक है, दल बदल संबंधित प्रावधान 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था याद रखना, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान किया गया है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। उसके बाद देखें तो 12वीं अनुसूची जो है नगर निकायों का प्रावधान है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण अनुसूचियां थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आइए देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो 9वीं अनुसूची थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे देखिए 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। देखिए यहाँ पे हम सभी संविधान संशोधन नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण है ना सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। लोकसभा के सदस्यों की संख्या में इसमें वृद्धि की गई थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। आगे देखें 31वां संविधान संशोधन 1972, ठीक है, जो 31वां संविधान संशोधन 1972 का था, इसमें देखें तो इसमें लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई, ठीक है। आगे देखें 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य, ठीक है, पूर्ण राज्य बना लिया गया। इसके पूर्व अगर जो देखा जाए तो जो 35वां संविधान संशोधन था तो सिक्किम को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखें 38वां संविधान संशोधन, ठीक, 38वां संविधान संशोधन 1975 न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियों का परिसीमन से संबंधित था। न्यायिक शक्तियों के परिसीमन से न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्तियां थी उनका परिसीमन किस संविधान संशोधन के द्वारा? 38वें संविधान संशोधन। 39वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद देखा जाए, ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1885, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान, ठीक। आगे देखें इसी के अनुसार देखा जाए तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कब जोड़ी गई थी? दल बदल विरोधी कानून जो है उसका प्रावधान किया गया और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 58वां संविधान संशोधन 1987 संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु, ठीक है, जो 58वां संविधान संशोधन था उस संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने का हेतु संबंधित था। आगे देखें 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो मतदान करने की आयु थी उसको 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 21 से घटा के 18 कर दी गई। और ये संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला हमारा देख लेते हैं कौन सा संविधान संशोधन है आपके परीक्षा के। 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा
किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसको 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में एनसीआर का दर्जा दिया गया, विशेष प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके लिए 70वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित था? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पौंडीचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो दिल्ली जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा सदस्य हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। ठीक, निर्वाचक मंडल में यहाँ के विधायिका के लोग भी सम्मिलित होते हैं। और ये प्रावधान अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्य के नहीं सम्मिलित होते विधायिका के, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी के सम्मिलित होते हैं। और ये प्रावधान जो किया गया ये 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखें 73वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में आता है। और पंचायती राज संस्थाएं जो थी इनको संवैधानिक दर्जा इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखें 74वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा इसी के अंतर्गत दिया गया था। उसके बाद देखें 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में आता है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा मौलिक जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे देखें 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2003 में आया था। कब? 2003 में। तो अनुच्छेद 338A, ठीक है, अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 89वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सन 2003 में अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। आगे बात करें 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, यह निर्धारित किया गया। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है तो जो मंत्रिपरिषद है उसमें कुल सदस्य संख्या, मंत्रियों की संख्या जो होगी वो कुल सदस्य संख्या, ठीक है, जो लोकसभा में, ठीक, कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला देखें 97वां संविधान संशोधन 2011, सहकारी समितियों का गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 97 संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया। सहकारी समितियों के कॉर्पोरेट जो सोसाइटी होती है उनकी स्थापना 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2011 में की गई। वर्तमान में बात करें तो सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता था। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि सीमा समझौता था ये 100वें संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जीएसटी 2016 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान था। ठीक है, आगे देखें 102वें संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको 102वें संविधान संशोधन, ठीक है, के द्वारा 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखें 103वां संविधान संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 किससे संबंधित था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए सीटों की समाप्ति, ठीक है, सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल तक बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। ठीक, आगे बात करें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों को आरक्षित सीटें हटा दी गई। जो लोकसभा में 2, ठीक है, एंग्लो इंडियन नामित होते थे, 2 एंग्लो इंडियन तथा विधानसभाओं में 1, तो इसको हटा दिया गया कि अब जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियन की। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में आया था उसके तहत यह प्रावधान किया गया था। 105वां, ठीक है, संशोधन, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है, की सूची तैयार करने में राज्य सरकारों को शक्ति बहाल की गई 105वें संविधान संशोधन के तहत। और जो सबसे महत्वपूर्ण है 106वां संशोधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, महिला आरक्षण से संबंधित था। जो चुनाव होते हैं चुनावों में महिला आरक्षण से संबंधित ये प्रावधान था। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको कहा गया था। और जो नवीन संसद भवन है, नए संसद भवन में पहला ये अधिनियम था जो पारित किया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो सारे संशोधन के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया, कौन सा संशोधन किससे संबंधित है वो भी जान लिया। चलिए आगे बात करते हैं कुछ संवैधानिक निकाय। जो संवैधानिक निकाय है और उनका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो देख लेते हैं।
तो संवैधानिक निकाय में बात करें, पहला अगर जो देखें तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का जिक्र किया गया। किसका? महान्यायवादी का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है और यही आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 148 देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 आई में देखें तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 के में देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड डी में देखें तो योजना समिति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 में देखें तो अंतरराज्यीय परिषद, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है 2018 में कि अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। और ये आर्टिकल ऐसे हैं कि ये आर्टिकल डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वन लाइनर में पूछे जाते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? 280 में है। वर्तमान में अगर जो बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, कौन? अरविंद पनगड़िया है। सचिव कौन है? ऋतिक रंजनम पांडे। आगे बात करें अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया। जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 279A में है और ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है देखते हैं। ठीक है, जो संवैधानिक निकायों के अंतर्गत आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यूपी पीसीएस 2021 के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 224 में अगर जो देखा जाए तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो अनुसूचित जाति आयोग है, एससी कमीशन है, उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 338B, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। और अनुच्छेद 350B क्या कहता है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 350B में की गई है। तो ये सारे अनुच्छेद आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो संवैधानिक निकायों से संबंधित है, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही पॉइंट जो संवैधानिक निकायों से संबंधित होते हैं, यही आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण घाटियां। अब भारत की जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अराकू घाटी कहां पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कंबम घाटी कहां पे? तमिलनाडु में है। मूर्खा घाटी कहां पे? लद्दाख में अवस्थित है। सुरु घाटी तथा नुब्रा घाटी, ये ठीक है, सुरु घाटी तथा नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी तो लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है, लद्दाख में अवस्थित है। ठीक, आगे बात करें जुकू घाटी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती घाटी कहां पे है? पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति, पता ही है आपको, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी सिक्किम में है। कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल सीमा के मध्य अवस्थित है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली जो है केरल में अवस्थित है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। और जोहर घाटी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, कहां पे अवस्थित है? ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी घाटियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। कुछ महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि किसका हेडक्वार्टर कहां पे? मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। एक तरफ हेडक्वार्टर दे रखा, मतलब एक तरफ कहां पे हेडक्वार्टर है और एक तरफ संस्था का नाम क्या है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जनेवा में है। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। आसियान का जकार्ता में है। UNDP का न्यूयॉर्क में है। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है। WTO का जनेवा स्विट्जरलैंड में। ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में अवस्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पे? रोम में है। आगे बात करें IMF वाशिंगटन में है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पे? हेडक्वार्टर कहां पे? शंघाई में है। ADB का मुख्यालय कहां पे? मनीला में है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में है। तो एक तरफ मुख्यालय दे रखा है और एक तरफ, ठीक है, जो संस्था है, जो निकाय है, उस निकाय का नाम दे रखा है। इस चीज को आप देख लीजिएगा और यहां से आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? यूपी पीसीएस 2018 का क्वेश्चन था और सही उत्तर था एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय था, 2018 में पूछा जा चुका है। अब चलिए, यहां पर एक तरफ सूफी सिलसिला दे रखा है और एक तरफ संस्थापक दे रखा है और यहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले एवं भारत में इनके संस्थापक कौन से? भारत में इनके संस्थापक कौन से, ये आपको बताना है। चिश्ती सिलसिला जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके संस्थापक है। सोहरावर्दी सिलसिला बहाउद्दीन जकारिया इससे संबंधित है। कादरी सिलसिला जो है सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी से संबंधित है। आगे देखें, सत्तारी सिलसिला जो है
शाह अब्दुल सत्तारी इसके संस्थापक हैं। फिरदौसी सिलसिला जो है शेख बहाउद्दीन समरकंदी इसके संस्थापक है, और नक्शबंदी सिलसिला इसके बाकी बिल्लाह इसके संस्थापक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली प्रमुख जो सूफी सिलसिले हैं और उनके जो संस्थापक है उनके बारे में चर्चा कर ली। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। आलमगीरपुर, मेरठ, आलमगीरपुर जो आलमगीरपुर है कहाँ पे है, मेरठ में है। हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर में है। मांडी मुजफ्फरनगर में है। बड़गांव सहारनपुर में, जो बड़गांव है सहारनपुर में है। मानपुरा बुलंदशहर में। सनौली बागपत, यहीं से शाहीरत का प्रमाण मिला है। बिजनौर में चांदपुर है। ठीक है, जो चांदपुर है वो बिजनौर में अवस्थित है। तो यहाँ पे हमने चर्चा की जो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से प्रमुख संबंधित स्थल है वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे, इसके बारे में चर्चा कर ली। आगे देखते हैं मुगल कालीन प्रमुख साहित्य के बारे में जान लेते हैं। जो मुगल कालीन प्रमुख साहित्य है और उसके लेखक कौन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ साहित्य दे रखा है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दे रखा है। तो बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, बाबर के द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। आगे बात करें मुंतखाब अत तवारीख बदायूनी के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। पादशाह नामा किसने लिखी है, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है पादशाह नामा। और ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। कानून ए हुमायूनी ख्वाजा मीर के द्वारा लिखी गई है। तो ये किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में इनसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। और नुक्शाए दुलकुसा किसने लिखा है, तो भीमसेन ने लिखा है। तारीख शेरशाही किसने लिखी, अब्बास सरवानी ने लिखी है। उसके बाद देखें तो तोहफाए अकबर किसने लिखी, अब्बास खान सरवानी ने लिखी है। आगे देखें आलमगीर नामा किसने लिखा है, तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। सियार उल मुस्तखीन किसने लिखी है, तो गुलाम हुसैन के द्वारा सियार उल मुस्तखीन लिखी गई है। आगे देखें आलम सलेह किसके द्वारा लिखी, आलम सालेह किसके द्वारा, मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखी गई है। शाहजहां नामा इनायत खान के द्वारा लिखी गई है। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खान के द्वारा लिखी गई है। और चहार चमन किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा लिखी गई है चहार चमन। आगे देखें फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा, तो ईश्वर दास के द्वारा लिखी गई है फुतुहात ए आलमगीरी। और ये किताबें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यू की स्लाइड यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, आगे देखें प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण देख लेते हैं। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण देख लेते हैं और किस लिए उनका प्रयोग किया जाता है ये देख लेते हैं। अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा मापक यंत्र है अमीटर। आगे देखें एनीमोमीटर क्या है, वायु वेग मापी है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्रायोमीटर से क्या, अति निम्न ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्रायोमीटर का। क्रेक्सोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है, पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया जाता है क्रेक्सोग्राफ का। डायनमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। इंडोस्कोप का प्रयोग जो होता है शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण करने में प्रयोग किया जाता है, किसका, इंडोस्कोप का। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में चर्चा कर ली। आगे देखें जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव्य जल की तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। फिर उसके बाद देखें हाइग्रोमीटर क्या है, तो वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। फिर उसके बाद देखें काइमोग्राफ क्या है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां जैसे रक्तचाप मांसपेशियों के संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण जो होता है उसको काइमोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र जो होता है उसको लैक्टोमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या किस प्रयोग में लिया जाता है, तो द्रव्य एवं गैसों के दाब का मापन करने वाला यंत्र जो है उसको मैनोमीटर कहा जाता है। पिक्नोमीटर द्रव्य की विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र पिक्नोमीटर कहलाता है। पायरो हीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप हृदय गति सुनने के लिए उपयुक्त यंत्र है। पायरोमीटर विकिरण तापमापी है। सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंपीय तरंगों का मापन करता है। रिंगलमैन स्केल धुआं जो होता है उसका मापन करता है। ठीक है, धुएं का मापन किसके द्वारा, तो रिंगलमैन स्केल के द्वारा किया जाता है। रिएक्टर पैमाना, जो रिएक्टर पैमाना होता है इसके अंतर्गत भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है। और रेक्टिफायर जो होता है एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने उपकरण और उनके प्रयोग के बारे में जान लिया कि किस रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखें कुछ प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं।
1828 में स्थापना होती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, कलकत्ता में स्थापना होती है और सती प्रथा की समाप्ति में इसका सहयोग था, एकेश्वरवाद पर इसके द्वारा बल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म समाज के बारे में जो मुख्य तथ्य है उन पे हमने चर्चा कर ली। आगे देखें, अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं। 1867 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से की जाती है, आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, और बंबई में इसकी स्थापना होती है। तो याद रखना, जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना बंबई में 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा केशव चंद्र सेन के सहयोग से की गई थी। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखना। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा पुणे में की गई थी और इसका कार्य क्या था? महिलाओं, शूद्रों और दलितों के उत्थान का समर्थन करना इसका मुख्य कार्य था, मतलब ये इसने मुख्य कार्य किया था। आगे देखें, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी ये 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में की गई थी। इसका मुख्यालय लाहौर में था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती ने ही किया था। आगे देखें, वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज में दिया गया और ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, फिर उसके बाद सत्यशोधक समाज, आर्य समाज की। आगे देखें, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है इस किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी। मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य कार्य था। जो अलीगढ़ आंदोलन था इसका मुख्य कार्य क्या था? तो मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य कार्य था। आगे देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना अगर जो देखा जाए तो न्यूयॉर्क में किसने? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकाट के द्वारा की गई थी। बाद में एनी बेसेंट इससे जुड़ती हैं। 1886 में मद्रास के अडयार में अपना मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित करता है। इसका कार्य क्या था? तो हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान और मजबूती की वकालत करना इसका मुख्य कार्य था। तो यहाँ पे हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी जान लिया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? देव समाज। 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना की जाती है। सभी जाति बंधनों को खारिज कर दिया। ठीक है, जो देव समाज था उसने सभी जातीय बंधनों को खारिज कर दिया था। ठीक है, आगे देखें, यंग बंगाल आंदोलन या युवा बंगाल आंदोलन, इसके बारे में जाने तो हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा, ठीक है, किया गया। डेरोजियो द्वारा पुराने और पतनशील रीति रिवाजों, संस्कारों और परंपराओं पर हमला किया गया। ठीक, जो पुराने रिवाज थे, पुराने रिवाजों पर इस संस्था के द्वारा, यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा हमला किया गया और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की बात कर ले तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है और इसका कार्य क्या था? तो मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों पर बल। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य था, मूल कार्य था। ठीक है, तो यहां पे हमने जो प्रमुख सामाजिक आंदोलन से संबंधित संस्थान थे उनके बारे में चर्चा कर ली। चलिए आगे देखते हैं, सल्तनत कालीन स्थापत्य किसके द्वारा क्या बनवाया गया ये जान लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा कर लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। ठीक है, आगे देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने बनवाया था। कुतुब मीनार का प्रारंभ इसने किया था। ठीक है, प्रारंभ इसी के द्वारा कुतुब मीनार का किया गया। ठीक है, और इल्तुतमिश की बात करें उसके बाद, प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ने कर दिया था लेकिन उसको पूरा कराने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आगे देखें, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था यानी कि नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, जिसको सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। मदरसाए नासिरी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया था। हौज शमशी बदायूं में किसने निर्मित करवाया? इल्तुतमिश ने निर्मित करवाया। शमसी ईदगाह बदायूं में किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। वहीं पे आगे बात करें तो अतरकीन का दरवाजा जो नागौर में अवस्थित है, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इल्तुतमिश से संबंधित जो प्रमुख स्थापत्य हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। आगे के सुल्तानों को भी देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबल के द्वारा लाल महल बनवाया गया। ठीक है, और बलबन का मकबरा। ठीक है, बलबन का मकबरा भी इसी ने अपने आप से खुद से ही पहले बनवा दिया था। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का उपयोग किया गया, इसमें शुद्ध इस्लामिक शैली में यह निर्मित था। आगे बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख, ठीक है, प्रमुख जो स्थापत्य हैं उनको देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण इसने दिल्ली में करवाया था। हजार सितुल महल, ठीक, हजार सितुल महल जो था उसका दिल्ली में निर्माण इसी के द्वारा।
हौजे अलाई का निर्माण करवाया था। हौजे खास का निर्माण अलाउद्दीन के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए जमात खाना मस्जिद जो दिल्ली का था वो भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था और इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? जमात खाना मस्जिद जो दिल्ली में अवस्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए कुछ और जान लेते हैं सुल्तानों के बारे में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो ऊखा मस्जिद है ना भरतपुर की, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। तुगलकाबाद किसके द्वारा बसाया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक जो था उसके द्वारा तुगलकाबाद बसाया गया। जो दिल्ली था, दिल्ली को तुगलकाबाद के रूप में बसाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर ले तो इसके द्वारा आदिलाबाद का मकबरा, ठीक है, जहांपनाह नगर बसाया गया। मोहम्मद शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इसके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, आगे बात करें तो विजय मंडप का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक की बात कर ले तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण किया गया दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, ठीक है, जो खान ए जहां जूना शाह के द्वारा करवाया गया था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। खिड़की मस्जिद का निर्माण जो खाने जहां जूना शाह द्वारा करवाया गया वो इसी के शासनकाल में, फिरोज शाह के शासनकाल में किया गया था। आगे देखें सिकंदर लोदी की कुछ स्थापत्य देख लेते हैं। मोठा मस्जिद सिकंदर लोदी के कार्यकाल में बना था। इब्राहिम लोदी के बारे में बात देखें तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजाकार इसकी आकृति है और दोहरा गुंबद है। ठीक है, अष्टभुजाकार आकृति और दोहरा गुंबद इसकी खासियत है जो सिकंदर लोदी का मकबरा है। आगे देख ले कुछ नोट है यहाँ पे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। ठीक है, 5वीं मंजिल की कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा, जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है वो भारत में पहला अष्टकोणीय मकबरा है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहला अष्टकोणीय मकबरा कौन सा है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। चलिए आगे देखते हैं, सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख कर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सल्तनत कालीन प्रमुख कर। जजिया, पहला कर है जजिया। जजिया क्यों इंपॉर्टेंट है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धर्म कर था, धार्मिक कर था ये, गैर मुसलमानों से लिया जाता था जजिया। खराज क्या था? गैर मुसलमान कृषकों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, उसके बाद देखें जकात क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था कि मुसलमान जो होते हैं वो अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा दान करेंगे, इसलिए जकात लिया जाता था। खुम्स क्या होता था? युद्ध में जो लूट से धन प्राप्त होता था उसको खुम्स कहा जाता था। और उस्र क्या होता था? ठीक है, उस्र क्या होता था? मुसलमानों से जो लिया जाने वाला भूमि कर होता था उसको उस्र कहा जाता था। तो याद रखना, जो मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था उसको उस्र, और वहीं पर जो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाता था, ठीक है, जो गैर मुस्लिम कृषक होते थे उनसे जो भूमि कर लिया जाता उसको खराज कहा जाता था। तो यहाँ पे जजिया, जकात, खराज, खुम्स और जो उस्र है ये सल्तनत कालीन प्रमुख कर है। ठीक है, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन प्रमुख कर नहीं है? जजिया, जकात, खराज, खुम्स, जजिया, जकात, खराज और एक किसी अन्य का नाम दे दे। ठीक है, तो याद रखना जजिया, खराज, जकात, खुम्स, उस्र ये सब सल्तनत कालीन प्रमुख करते हैं। आगे बात करें जलधाराओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं? गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। सबसे पहले देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं में गर्म जलधारा देखें, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये गर्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो की जलधारा, अल्यूशियन जलधारा, सुशीमा जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जबकि ठंडी जलधाराओं में देखें तो क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ये ठंडी जलधारा है और ये प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधाराएं हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सारी जलधाराएं। चलिए आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देख लेते हैं। पहले गर्म जलधारा देखते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, इरमिंगर की जलधारा, नॉर्वे और ब्राजील की जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। एक बार फिर से देख लीजिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी? उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंगर जलधारा, नॉर्वे जलधारा, ब्राजील की जलधारा, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं कौन सी? कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड की जलधारा, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह और बेगुला की जलधारा, ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इस पे जब आप मैप वर्क करेंगे ना, मैप पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीजें याद होंगी। चलिए हिंद महासागर की जलधाराओं को भी देख लेते हैं लगे हाथ। गर्म जलधारा पहले देखते हैं। विषुवत रेखीय धारा मोजाम्बिक और अगुलहास, ठीक है, पीवाईक्यू पूछा जा चुका है।
ठीक है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, अग्लोहास भी गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा हम देखें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है ये ठंडी गर्म जलधारा है, ठीक। और पछुआ पवन प्रवाह जो है ये भी ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में बैंकिंग तंत्र देख लेते हैं। जो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अक्सर यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है इकोनॉमिक सेशन से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1770 में हुई थी। ये भारत का पहला बैंक है, अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया गया और कहां पे? कलकत्ता में शुरू किया गया था। आगे देखिए, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है? 1809 में होती है। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में होती है। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में होती है, ठीक है। अब 1921 में तीनों बैंकों का, जो तीनों बैंक है ना, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे वाले, इन तीनों का विलय कब किया जाता है? 1921 में किया जाता है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनका गठन किया जाता है। तीनों बैंकों का विलय कर क्या नाम दिया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम दिया जाता है। अगला बैंक है इलाहाबाद बैंक। 1865 में इसकी स्थापना होती है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की जाती है। बाद में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता बनाया जाता है। इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर कहां पे? बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक, लेकिन हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, ठीक है। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में इसकी स्थापना होती है। सीमित देयताएं के साथ में इसकी स्थापना होती है। भारतीयों द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। फैजाबाद में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। जो अवध कॉमर्शियल बैंक है इसकी स्थापना कहां पे? फैजाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे चले। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसकी स्थापना होती है। महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्ण देयता के साथ में इसकी स्थापना होती है। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक है, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक यही है। लाहौर में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में पीएनबी का हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्थापना लाहौर में होती है, हेडक्वार्टर कहां पे है? पीएनबी में। आगे देखें आरबीआई। आरबीआई की स्थापना के बारे में मैंने कमेटी बताई थी, यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई एक्ट 1834 के तहत, ठीक है। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश होती है, उसी के तहत आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन किया जाता है। कलकत्ता में स्थापना होती है, बाद में बंबई स्थानांतरित कर दी जाती है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में जान लेते हैं। बैंकिंग फार्मों को नियंत्रित करने हेतु बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। आगे बात करें एसबीआई के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं। तो एसबीआई जो है इसकी स्थापना 1955 में, कब? 1955 में होती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि वो तीनों बैंक, बंबई, मद्रास, ठीक है, और कलकत्ता के तीनों बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उसके बाद जो इंपीरियल बैंक था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम था वो एसबीआई कर दिया गया, ठीक है, 1955 में। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है, ठीक है। चलिए यहां बैंकों से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक पीएनबी था। 19 जुलाई 1969 को चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद जो छठवां पंचवर्षीय योजना था उसके अंतर्गत 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। पहले 14, बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख विदेशी यात्री और समकालीन शासक के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। टाइम पीरियड आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए बिहार पीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। फाहियान किसके टाइम पीरियड पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। आगे देखें, सुंग यून किसके टाइम पे आया था? तो शासक का नाम स्पष्ट नहीं है। ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड पे? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था और इसको यात्रियों का राजकुमार के नाम से ह्वेनसांग को जाना जाता है। इत्सिंग किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो इत्सिंग का भी जो शासक है, शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मुगल काल में आए हुए प्रमुख, वहां पे हमने प्राचीन काल में देखा था, यहाँ पे मुगल काल में देख लेते हैं। तो जो मुगल काल में आए हुए प्रमुख यात्री हैं और वो किसके टाइम पीरियड पे आए थे वो देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखें, एंटोनियो मोन्सेराट ये पुर्तगाली था और ये अकबर के टाइम पीरियड पे आया था। राल्फ फिंच ये ब्रिटेन का था, अकबर के टाइम आया था। कैप्टन हॉकिंस ये ब्रिटेन का था, जहांगीर के टाइम आया था। टॉमस रो ब्रिटेन का था, जहांगीर के टाइम पे आया था। फ्रांसिस पेल्सर्ट जो था वो डच निवासी था, ठीक है, जहांगीर के टाइम आया था। पेत्रो डेलावाले
ये इटालियन था और ये जहांगीर के टाइम आया था। पीटर मुंडी ये ब्रिटेन का था, शाहजहां के टाइम आया था। ट्रेवेनियर फ्रांस का था, शाहजहां के टाइम आया था। बर्नियर ये भी फ्रांसीसी था, शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम पीरियड पे रहा। मनुची ये वेनिस और इटली का था, ये शाहजहां के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने जान लिया जो मुगल टाइम पीरियड पे आने वाले प्रमुख यात्री थे, उन यात्रियों के बारे में, उनके देशों के बारे में चर्चा कर ली। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख चैनल डमरू के बारे में जान लेते हैं। ग्रेट चैनल जो 6 डिग्री चैनल है, ठीक है, ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल जो है ये इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बीच में अवस्थित है। यूपीपीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 में, ठीक है, जीएस पेपर 1 का ये 2023 का, ठीक है, 10वां क्वेश्चन था। जीएस पेपर 1 का 10वां क्वेश्चन यही पूछा था कि 9 डिग्री चैनल के सामरिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप को किन्नौर के बीच में अवस्थित है। आगे बात करें डंकन पास के बारे में जान ले तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान के बीच में अवस्थित है। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच अवस्थित है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी की पाक की खाड़ी को जोड़ती है। आगे देखें तमिलनाडु की वैगई नदी, जो वेंगई नदी है ना, वैगई नदी ये इसी में गिरती है, पाक स्टेट में ही गिरती है। ठीक है, तो यहां तक हमने चर्चा कर लिया। तो हम लोगों ने बात कर लिया भारत के प्रमुख चैनल और जल डमरू उपमध्य के बारे में। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन जो है उनको आइए देख लेते हैं। सबसे पहला कन्वेंशन कौन सा है? रामसर कन्वेंशन है हमारा। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, जो रामसर साइट डिक्लेयर किए जाते हैं इसी के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। ये 1975 में लागू हुआ। ठीक है, 1975 में लागू हुआ, 1971 में इसको अपनाया गया था। आगे देखें बॉन कन्वेंशन की बात कर लें तो जो बॉन कन्वेंशन है ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। ठीक है, और आगे बात करें इसे 1979 में अपनाया गया था और ये 1983 को लागू हुआ था। वियना कन्वेंशन की बात करें तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। देखिए पूछता कैसे है, एक तरफ कन्वेंशन दे देता है और दूसरी तरफ किससे संबंध है उसका, जैसे रामसर साइट, ठीक है, इधर दे देगा रामसर कन्वेंशन, इधर वेटलैंड दे रखेगा। बान कन्वेंशन जंगली जानवर और प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण दे रखेगा, इधर दिया रहेगा वियना कन्वेंशन और इधर दे रखेगा ओजोन परत के संरक्षण। ठीक है, तो आपको मैच करना होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 1985 को अपनाया गया था, 88 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण करने वाले पदार्थों पर एक अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 1987 को अपनाया गया और 1989 में लागू हुआ था। बेसल कन्वेंशन को देख लेते हैं, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। 1989 को अपनाया गया था और 1992 को लागू हुआ। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी जिसको आप बोलते हैं, जैव विविधता पर संरक्षण से संबंधित है। 1992 को अपनाया गया और 1993 में लागू हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करें अन्य कन्वेंशन की तो क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। 1997 में अपनाया गया और 2005 में ये लागू हुआ। रॉटरडैम कन्वेंशन की बात कर ले तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। 1998 में अपनाया गया था, 2004 में लागू हुआ था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात कर रहे तो यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए एक जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रोटोकॉल है। 2000 में अपनाया गया और 2003 में लागू हुआ कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो याद रखना किससे संबंधित है? जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा का एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रोटोकॉल है। यहाँ पे खास बात क्या है, कब लागू हुआ, ये सब मत ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए इसका संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंधित है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। रॉटरडैम कन्वेंशन का संबंध किससे है? ठीक, तो यहाँ पे खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे किससे संबंध है इसका, ये चीज खास है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर ले
ठीक है। तो ये पीओपी से संबंधित है। यहां पे बात करें तो इसे 2001 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था, 2004 में लागू हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल की बात कर ले तो यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारों से संबंधित है। 2010 में अपनाया गया था और 2014 में लागू हुआ। मिनीमाता कन्वेंशन की बात करें तो पारा के प्रतिकूल प्रभावों पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, से संबंधित है। 2013 में अपनाया गया और 2017 में लागू हुआ था। ठीक है। अभी हाल ही में 2023 में जनेवा पे पारा पर जो COP5 है, ठीक है, पारा पर मिनीमाता कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी जनेवा स्विट्जरलैंड में मिनीमाता पर। ठीक है। चलिए आगे बात करें। किगाली समझौता ओजोन संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन था। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यहाँ पे संशोधन किया गया और ओजोन संरक्षण से संबंधित है। 2016 में अपनाया गया, 2019 में लागू हुआ। किगाली समझौता है वो आपके परीक्षाओं में PYQ में पूछा जा चुका है और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रमुख पर्यावरणीय समझौते थे उनके बारे में जान लिया। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, UPPCS 2019 में पूछा गया। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? 2020 और 22 के मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था इसको PCS में। आगे बात करें, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, ये भी देहरादून में है। उसके बाद देखें भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, ठीक। तो यहाँ पे ये तीनों संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पे है? ये नागपुर में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। आगे बात करें, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संरक्षण संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। ठीक है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है। ठीक। जो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। तो यहाँ पे इतने पॉइंट हमने देख लिए, इन पे चर्चा कर ली। चलिए आगे देखें, और ये जो लिस्ट दे रखी है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, पर्यावरण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है। पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जान ले। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है। और इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बार इनको भारत रत्न दिया गया था। आगे बात करें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध था। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। मेधा पाटकर का संबंध भी नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करता थी ये। ठीक है, मेधा पाटकर। आगे देखें, E.P. ओडेम, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक कहा जाता है E.P. ओडेम को। आगे देखें, रिचर्ड सेन बार्ब बेकर, इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। ठीक है। तो ये नाम याद रखना, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर, इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला, इनको ये टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश को कहा जाता है। ठीक है। कैलाश सांखला जो थे उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जान लिया और यहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखें, संरक्षण के प्रकार। देखिए, संरक्षण के प्रकार, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक। PYQ जब आप देखेंगे तो ex situ कंजर्वेशन, इन situ कंजर्वेशन, ठीक है, स्वास्थाने और जो स्वास्थाने तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन दोनों प्रकारों के बारे में आप जाने रहिए। तो जो बाह्य स्थानीय मतलब कोई किसी चीज का आपको संरक्षण करना है तो आप उसके मूल स्थान से निकाल के ले जाके कहीं अन्य जगह उसको संरक्षित करें, उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे। बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान तथा वृक्ष उद्यान, ये सब बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। मतलब बीज बैंक है, जीन बैंक है, निम्न तापीय संरक्षण है, वानस्पतिक उद्यान बॉटेनिकल गार्डन, ये PYQ पूछा जा चुका है। चिड़ियाघर हो गया। अब जैसे चिड़ियाघर है तो क्या होता है? जंगल से शेर और जो अन्य जानवर है उनको ला के चिड़ियाघर में रखा जा रहा है और वहां पर उनका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? ये सब बाह्य स्थान है, यानी कि
एक्स सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण है। स्वस्थानीय कंजर्वेशन क्या होता है? जो स्वस्थानीय कंजर्वेशन है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई जंगल है, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और वहां पर जो मानव गतिविधियां हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, तो क्या हो गया कि उस जंगल का जो क्षेत्र है उसको वहीं उसी स्थान पर कहीं लाया नहीं गया किसी जानवर को, लेकिन वहीं पर उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये सब स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, पक्षी विहार आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, टाइगर रिजर्व आते हैं और पवित्र उपवन आते हैं। जो पवित्र उपवन होता है यही आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा कैसे था? क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, यही शायद क्वेश्चन आया हुआ था। जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान, फिर उसके बाद बॉटनिकल गार्डन और ऑप्शन दे रखा था पवित्र उपवन, ठीक है। तो पवित्र उपवन जो होता है ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, ना कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आगे देखें, स्थानीय पवनें देख लेते हैं। अब स्थानीय पवनें कौन सी पवन है और कहां पे चलती है? तो यहाँ पे गर्म स्थानीय पवनों के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जो गर्म स्थानीय पवनें हैं उनमें सबसे पहले चिनूक। चिनूक कहां पे चलती है? राकीज पर्वत पे चलती है, फान आल्प्स पर्वत पे चलती है, सेंट आना, ठीक है, सेंट एना कहां पे चलती है? दक्षिण कैलिफोर्निया में चलती है। हरमट्टन जिसको आप डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, ये कहां पे चलती है? गिनी तट पे चलती है। सिराको सहारा मरुस्थल और इटली में चलती है। खमसिन मिस्र में चलती है। गिबली लीबिया में चलती है। चिली जो है, ठीक है, वो ट्यूनेशिया में चलती है। आगे देखिए, हबूब सूडान में चलती है। यामो जापान में चलती है। सिमूम अरब मरुस्थल, ठीक है, कुर्दिस्तान जो क्षेत्र है अरब मरुस्थल वहां पे चलती है। ब्रिक फिल्टर कहां पे चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में, जोंडा अर्जेंटीना में और भारत में जो चलती है वो लू कहलाती है, ठीक है। जो भारत में गर्म स्थानीय पवन है उसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सारे पवन के नाम दे रखे हैं और यहाँ से आपके हर बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठंडी पवनों को भी देख लेते हैं। जब गर्म पवन देखें स्थानीय पवनों में, गर्म पवनें देखें तो ठंडी पवनों को भी देख लेते हैं। मिस्ट्रल कहां चलता है? स्पेन फ्रांस आदि में मिस्ट्रल चलता है। बोरा एड्रियाटिक सागर के तट पर बोरा चलता है, ये ठंडी स्थानीय पवनें हैं। वहीं पर बिलजार्ड देखें तो कनाडा, यूएसए और साइबेरिया में चलता है ये पवनें और ठंडी पवनें होती है। लेवेंटर कहां चलती है? दक्षिण स्पेन में चलती है। पैम्पोरो, ठीक है, तो पैम्पोरो जो है ये पंपास क्षेत्र है वहां पे चलती है। और पुर्गा ये रूस में चलती है। ये ठंडी स्थानीय पवन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पवनें हैं ये, ठीक है। ये सारे पवनें आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा किस क्षेत्र में। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं, एक तरफ स्थानीय पवन दे देता है और दूसरी तरफ जहां पे वो चलती हैं उनके बारे में दे देता है कि कहां पे चलती है, आपको मैच करना होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर से संबंधित भी पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नोबेल पुरस्कार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाना फिक्स है। तो साउथ कोरिया की लेखिका है हान, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर की क्लास में पहले चर्चा कर ली है, लेकिन यहाँ पे फिर से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। साउथ कोरिया की लेखिका है हान कांग को वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हान को यह सम्मान उनकी पुस्तक, ठीक है, इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए मिलेगा। हान कांग साहित्य के नोबेल सम्मान प्राप्त करने वाली कोरिया की पहली और विश्व की 18वीं महिला है। कोरिया की पहली महिला है जिनको नोबेल का पुरस्कार दिया जाएगा, तथा अगर जो विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये 18वीं महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब तक कुल 119 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। 119 लोग हैं जिनको साहित्य का नोबेल अब तक दिया जा चुका है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जान लेते हैं। नोबेल विजेता हान कांग की पुस्तकें, ठीक है, साहित्य का नोबेल दिया गया तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए जो किताबें इनकी खास होंगी, तो उन किताबों को जान लेते हैं। एक किताब है ह्यूमन एक्ट्स, ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्ट्स किताब है, ये किसकी है? हान कांग की है। ये किताब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार विजेता की किताबें कौन कौन सी हैं, तो याद रखना ह्यूमन एक्ट्स इनकी किताब है, द वेजिटेरियन इनकी किताब है, वी डू नॉट पार्ट, ये 3 किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2016 में द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, तो बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है हान कांग जो है, और ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की है, और साउथ कोरिया की पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। नोबेल साहित्य का नोबेल पाने वाली ये कोरिया की पहली महिला है। आगे बात करें अर्थशास्त्र का नोबेल देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तुर्किश मूल के डैरेन एस्मैग्लू, ठीक है, और वहीं पर देखें तो ब्रिटिश अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के
जेम्स ए रॉबिन्सन को यह पुरस्कार दिया गया है। 3 लोगों को इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें डैरेन एस्मेग्लो है। इनका संबंध कहां से है, तो ये तुर्किश मूल के हैं। वहीं पर बात करें साइमन जॉनसन, इनका संबंध किस देश से है, तो ये ब्रिटिश अमेरिकी मूल के नागरिक हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन की बात करें तो ये ब्रिटेन के नागरिक हैं। इन तीनों लोगों को दिया गया है। इन तीनों ने संपन्नता पर शोध किया और बताया कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय और सामाजिक ढांचे संपन्नता को प्रभावित करते हैं। इनके शोध का मुख्य निष्कर्ष यह था कि आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी संस्थान महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित हुआ था और 1969 से दिया जाता है तथा इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो याद करके रखना किसको किसको प्रदान किया गया और कहाँ के वो निवासी हैं, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। आगे देखें, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। इस बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे किसे दिया गया है, मतलब किसको प्रदान किया गया, तो जान लेते हैं। परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो। ठीक है, निहोन हिडानक्यो एक संस्था है जापान की जो परमाणु हथियार विरोधी संस्था है, उसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। निहोन हिडानक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हुए परमाणु हमले से पीड़ित लोगों का एक संगठन है और इसकी स्थापना का वर्ष याद रखना 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, निहोन हिडानक्यो की स्थापना 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार इसे ही प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखें, 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में भी जान लेते हैं। वर्ष 2024 में रसायन नोबेल पुरस्कार अमेरिकी विज्ञानी डेविड बेकर, ठीक है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटिश वैज्ञानिक है डेमिस हेसाबिस को प्रदान किया गया। 3 लोगों को याद रखना, तीनों लोगों का नाम याद रखना। अमेरिकी विज्ञानी है, ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानी कौन कौन, एक तो डेविड बेकर और जॉन जंपर, ये दोनों अमेरिकी हैं। वहीं पर डेमिस हेसाबिस जो है ये कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटिश के हैं, मतलब ब्रिटेन के हैं। ठीक है, प्रोटीन संरचना पर काम करने के लिए प्रदान किया गया पुरस्कार की आधा हिस्सा बेकर को, यानी कि जो डेविड बेकर हैं इनको पुरस्कार का आधा हिस्सा कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया। किसके लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है उसका आधा हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा इनको प्रदान किया गया है। और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए हेसाबिस और जंपर के मध्य आधी राशि बांटी गई है। मतलब जो हेसाबिस है और ठीक है डेविस हेसाबिस और जॉन जंपर, इनके बीच में जो राशि बांटी गई है वो किस लिए, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए आधी राशि, जो आधी तो इनको दे दी गई है डेविड बेकर को, और जो आधी है जंपर और हेसाबिस को बांटी गई है वो किस लिए, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दी गई है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना। चलो आगे देखें, मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज करने वालों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का देख लेते हैं। तो यहां पे देखें तो अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कैनेडियाई जेफरी हिंटन, नाम याद रखना, जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक 76 वर्षीय जेफरी हिंटन, जो जेफरी हिंटन है को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर माना जाता है। ठीक है, जेफरी हिंटन जो है इनको आर्टिफिशियल एआई का गॉडफादर कहा जाता है और ये कहां के हैं, ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक हैं। जॉन हॉपफील्ड ने एसोसिएटिव मेमोरी विकसित की है जो डाटा में तस्वीरें तथा अन्य प्रकार के पैटर्न को संग्रहित कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना इस बार का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन, दो लोगों को प्रदान किया गया है और दोनों कहाँ के निवासी हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में यही पूछ सकता है कि जेफरी हिंटन, ठीक है, का संबंध किस, मतलब जेफरी हिंटन किस मूल के निवासी है, अमेरिकी मूल के, ब्रिटिश कनाडियाई मूल के, अफ्रीकी मूल के। तो याद रखना जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडियाई मूल के हैं और जॉन हॉपफील्ड जो है ये अमेरिकी मूल के हैं। चलिए आगे देखें, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल, इस बार जो मेडिसिन चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया है वो किसके लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए प्रदान किया गया है। 2 अमेरिकी वैज्ञानिक, क्या नाम है, विक्टर एम्ब्रोस, क्या नाम है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोवाकुन। तो गैरी रोवाकुन और विक्टर एम्ब्रोस को 2024 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई। माइक्रो आरएनए की खोज विक्टर एम्ब्रोस ने 1993 में की थी। कब की थी, विक्टर एम्ब्रोस ने माइक्रो आरएनए की खोज 1993 में की थी। गैरी रोवाकुन को माइक्रो आरएनए LET7 की खोज की थी। ठीक है, कब, माइक्रो आरएनए LET7 की खोज किसने की थी, गैरी रोवाकुन ने की थी। एम्ब्रोस और रोवाकुन की रिसर्च से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ और मानव शरीर
विभिन्न तरह के ऊतकों से कैसे बना हुआ है, ये इनकी रिसर्च से पता चलता है और इसी रिसर्च के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है। आगे देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में अब तक कुल 227 विजेताओं को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिनमें से 13 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 227 लोगों को अब तक मेडिसिन का यानी कि चिकित्सा का नोबेल दिया जा चुका है, जिनमें से कुल कितनी महिलाएं हैं? 13 महिलाएं हैं। किस लिए दिया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए गैरी रुआकुन और विक्टर एम्ब्रोस को इस बार का प्रदान किया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है इस बार 5वां संस्करण था, प्रदान किया गया। शुरुआत कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुल कितने श्रेणियों में प्रदान किया गया है? कुल 9 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। शीर्ष राज्य कौन रहा? ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में देखा जाए तो शीर्ष राज्य उड़ीसा रहा, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, गुजरात और पुदुचेरी जो थे वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर थे। सर्वश्रेष्ठ जिला देख लेते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जिला जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 9 श्रेणियों में, उनमें सर्वश्रेष्ठ जिला देखें तो उत्तरी क्षेत्र में अगर जो देखा जाए तो बांदा उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देखें गंदारबल जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, पहले स्थान पर बांदा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर देखें उत्तरी क्षेत्र में तो गंदारबल जम्मू कश्मीर का। दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का है। पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश का। पूर्वी क्षेत्र में बालनगीर जो है उड़ीसा का है पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वोत्तर में देखें तो धलाई जो है वो त्रिपुरा का धलाई। ठीक है, धलाई त्रिपुरा में पड़ता है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जिलों की बात कर ली। अगर राज्यों की श्रेणी में देखा जाए, उड़ीसा टॉप पर, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, 5वां संस्करण तक कुल 9 श्रेणियों में प्रदान किए गए थे। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव पाली साहित्य सम्मेलन, यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बीपीएससी में तो पूछा ही जा सकता है। आयोजन की तिथि कब थी? 9, 10 और 11 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। कहां पे आयोजित किया गया था? बौद्ध विहार शांति उपवन आलमबाग लखनऊ में। याद रखना, पूछेगा कैसे कि 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? ऑप्शन में दे देगा राजगीर। ठीक है, राजगीर, पटना, लखनऊ, दिल्ली। तो आप यही सोचेंगे या तो राजगीर होगा या तो पटना होगा। ठीक है, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जैसे आप सोचेंगे तो आप राजगीर सोच के टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा वहां पे। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था आलमबाग लखनऊ में किया गया था, बौद्ध विहार शांति उपवन में। विषय क्या था? विश्व शांति और सद्भाव में पाली साहित्य का योगदान। ठीक है, ये थीम याद रखना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम प्रतिभागी देशों की बात कर ले, किन किन देशों ने इसमें प्रतिभाग किया, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और नीदरलैंड इसमें सम्मिलित हुए थे। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। ठीक है, चलो आगे बात करें। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2025 की बात कर ले। भारत की भागीदारी रैंकिंग में 163 देशों में भारतीय शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है, जो एशिया के 25 देशों में सबसे अधिक है। ठीक है, तो 163 भारतीय शिक्षण संस्थानों, ठीक है, रैंकिंग में 163 भारतीय शिक्षण संस्थानों अपनी जगह बनाई है, 25 देशों में सबसे अधिक है। आगे बात करें, पिछले साल की तुलना में 2025 की रैंकिंग में भारत ने अपने संस्थानों की संख्या 148 से बढ़ाकर 163 की है। पहले 148 संस्थान सम्मिलित हुए थे, इस बार 163 संस्थानों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। संस्थान व उनकी रैंकिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पे बात करें तो आईआईटी दिल्ली भारत में प्रथम व एशिया में 44वें स्थान पर। अगर बात करें भारत जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग 2025 है, इसमें अगर जो भारत का सबसे टॉप कॉलेज की बात करें, टॉप संस्थान की बात करें, तो आईआईटी दिल्ली सबसे शीर्ष पर है। ये भारत में प्रथम है और पूरे विश्व में किस स्थान पर है? 44वें स्थान पर। वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो भारत में आईआईटी बॉम्बे है और 46वें स्थान पर। पूरे विश्व में जो आईआईटी बॉम्बे है वो 46वें स्थान पर है। भारत में आईआईटी मद्रास तीसरे स्थान पर है, जबकि पूरे विश्व मतलब पूरे एशिया में बात करें, ठीक है, जो संस्थान शामिल किए गए थे एशिया के, तो उनमें 56वें स्थान पर है। जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया सहित 21 भारतीय संस्थान टॉप 20 में शामिल है। ठीक है, तो जामिया मिलिया और जेएनयू सहित जो टॉप 20 है, तो टॉप 20 में कितने संस्थान शामिल है? 21 भारतीय संस्थान शामिल है। आगे बात करें, चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने एशिया में पहला स्थान हासिल किया। जो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये एशिया में पहला स्थान हासिल किया है।
हांगकांग की यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी तीसरे और चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्थान आपको याद रखना है कि पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। और एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है वो कौन सा है? आईआईटी दिल्ली है 44वें स्थान पर, आईआईटी बॉम्बे 46वें स्थान पर, आईआईटी मद्रास 56वें स्थान पर। टॉप 20 में कितने संस्थान? 21 संस्थान शामिल है। तो ये पॉइंट आपसे कथन कारण में पूछ सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रीलिम्स फैक्ट का ये हमारा चौथा पार्ट है, आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमारे, मैंने आपसे वादा किया था कि बीपीएससी के एग्जाम के पहले आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे। चारों पार्ट तैयार है, चारों पार्ट आपके सामने हैं, इनका आप देखिए, भरपूर फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। एग्जाम के पहले चारों पार्ट देख के जरूर जाइएगा। आपके एग्जाम में लगभग 60 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप करिए क्या, जो हमारी बीपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बीपीएससी का प्लेलिस्ट देख लीजिए। आप यूपी की एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो यूपी की प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर की बनी है उसको देख लीजिए। दृष्टि मैगजीन का जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको देख सकते हैं, उसको देख लीजिए। क्विक रिवीजन सीरीज से तैयार कर लीजिए, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और अच्छे से आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, जाइए मजे से एग्जाम दीजिए। और आपका कुछ सुझाव होगा, कुछ बातें होंगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फीडबैक होगा तो जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहेंगे कि ये सीरीज आगे कुछ कंटिन्यू की जाए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उन टॉपिक को कवर करते हुए एक सीरीज यूपी के लिए और बना दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।